वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट नंबर सेकेंड है। इसका पहले टेस्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में टोटल आपके 95 क्वेश्चन हैं और आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता कब है, तो 1878 में आता है। और किस अखबार ने इसका समर्थन किया था, तो पैनियर नामक अखबार ने इसका समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किसके द्वारा कर दिया गया है, तो रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, रिपन के द्वारा। तो आपको इसमें 4 चीज़ याद रखना है, कब आया था और किसके द्वारा लाया गया और किसके द्वारा समाप्त किया गया और किस अखबार ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो आपको ध्यान रखना है 3 युद्ध होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान जो है घटित हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो कब होता है, तो 1875 से 1882 के बीच में प्रथम, इसे कर लीजिएगा 1800 नहीं, ठीक है, 1775 से 1782 के बीच में प्रथम होता है। और दूसरा कब होता है, 1803 से 1806 के बीच में दूसरा होता है, ठीक है। और तीसरा कब होता है, तीसरा होता है 1817 से 1818 के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है। पहला 1775 से 82 के बीच में, दूसरा 1803 से 1806 के बीच में, तीसरा 1817 से 1818 के बीच में होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो किसके दरबार में ये प्रमुख चित्रकार थे, तो जहांगीर के दरबार में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में जो है चित्रकला जो है अपने चरमों उत्कर्ष पर था, मतलब सबसे जो पीक पर था वो जहांगीर के शासनकाल में था चित्रकला, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि वास्तुकला जो है, वास्तुकला जैसे बिल्डिंग जो बनाया जाता था, जैसे लाल किला बनाया गया, वो सबसे वास्तुकला का काल किस शासक के काल को बोला जाता है, तो शाहजहाँ के शासनकाल को जो है वास्तुकला का शासनकाल बोला जाता है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में और भी चित्रकार थे, जैसे कि उस्ताद मंसूर तो आप देख चुके हैं, दूसरा है, लिख लीजिएगा, आगा रजा, आगा रजा, ठीक है। और तीसरा अबुल हसन, अबुल हसन। और चौथा कौन है, मोहम्मद नासिर। ये चारों लिख लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाएगा। इन 4 ही चित्रकार के बारे में आपसे पूछा जाएगा जहांगीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो माधवाचार्य थे। कौन थे, माधवाचार्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रामानुजाचार्य हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के हैं, जबकि निम्बार्काचार्य ये आपके द्वैतवाद के हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दीवान एक कोही जो है ये कृषि विभाग है और किस शासक ने इसे स्थापित किया था, तो MBT ने, ठीक है, MBT ने, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्थापित किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल,
रक्त पिपास भी बोला जाता है। स्वप्नशील, पागल सुल्तान, रक्त पिपास किसे बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है और किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में होता है और इसमें जयचंद्र पराजित हो जाता है। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1199 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। ठीक है। तराइन का सेकेंड युद्ध कब होता है? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है 1192 के तराइन के सेकेंड युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है संग्राम राज। क्या है? संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये जम्मू कश्मीर के शासक थे। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो तारानाथ ने बताया था। तारानाथ ने। ठीक है। तारानाथ ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया था। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। कहाँ पर? तंजौर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बृहदेश्वर मंदिर को बनाया कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राज प्रथम। कौन बनाया था? चोल शासक राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था। ठीक है। और कहाँ पर है? तंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हो गया? किस बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में विभाजित हो गया था? एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है। महायान जो बुद्ध का ओरिजिनल रूप है ये हीनयान है और महायान एक तरीके से ये सभी लोग को मोक्ष दिलाना चाहते हैं और ये भगवान का मूर्ति बनाने लगते हैं, जबकि हीनयान जो है बुद्ध के जो प्रतीक है उनके प्रतीक चिन्हों पर ही चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? कुंडलबन में किया जाता है। कहाँ पर? कुंडलबन, जम्मू कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर होता है? राजगिरी में होता है। लिख लीजिएगा राजगिरी। और सेकेंड बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में होता है। और तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है और उस समय शासक कौन होता है? अशोक उस समय शासक होता है। और चौथा बौद्ध संगति का आयोजन आपके कुंडलबन, जम्मू कश्मीर में होता है और उसमें शासक कौन होता है? कनिष्क उस समय शासक होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो महावीर हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्या था? सिंह, महावीर का। उसके बाद हाथी किसका प्रतीक चिन्ह है? तो हाथी आपके अजीतनाथ का, जो जैन धर्म के सेकेंड तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और हिरण किसका प्रतीक चिन्ह था? तो हिरण प्रतीक चिन्ह था शांतिनाथ का। ठीक है। शांतिनाथ 16वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है। शांतिनाथ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरे बौद्ध तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ। क्या है? तीसरे कौन थे? संभवनाथ। याद रखिएगा, इसके पहले दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और भीतरी स्तंभ लेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजू बोला जाता था, अमाजू। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता जो है एक आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, इसे भी आपको याद रखना है। ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो बुध का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और साथ में आपको याद रखना है कि बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य के जो है सबसे नज़दीक ग्रह है। कौन? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि इटना ज्वालामुखी किस देश में है? ये भी इटली में स्थित है, और आपको याद रखना है इटली के एक सिसिली द्वीप है उस पर स्थित है इटना ज्वालामुखी। फ्यूजियामा जापान का है, और कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको का है। ठीक है, मैक्सिको का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? ठीक है, लैंड लॉक नहीं है। कौन सा कंट्री? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कौन लैंड लॉक नहीं है? तो थाईलैंड जो है इसमें लैंड लॉक नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड लॉक का मतलब समझते हैं जिसकी सीमा समुद्र से, लैंड लॉक का मतलब है कि जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, जिसकी सीमा जो है, जैसे ये नेपाल है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो ये लैंड लॉक कंट्री हो गया। ठीक है, भारत जो है लैंड लॉक कंट्री नहीं, क्योंकि भारत की सीमा जो है समुद्र से लगती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा देश जो है लैंड लॉक नहीं है? तो थाईलैंड जो है लैंड लॉक नहीं है, जबकि लाओस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है ये सारे लैंड लॉक कंट्री हैं। सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री कौन है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है पूरे विश्व में। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि नील नदी जो है किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, और विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो नील नदी भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। साथ में आपको याद रखना है कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ देगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपकी हो जाएगा अमेजन। कौन हो जाएगा? अमेजन, जो ब्राज़ील में बहती है। ठीक है, और सबसे लंबा कौन हो जाएगा? आपकी नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और साथ में आपको याद रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है ये दोनों धारवाड़ पठार का भाग है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि मूसी नदी सहायक नदी है, और कोयना ये भी सहायक नदी है, दूध गंगा ये भी सहायक नदी है, जबकि जलालंगी जो है आपकी सहायक नदी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो मूसी, कोयना और दूध गंगा। तो 1 2 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जलांगी नदी है ये हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि लौटती मानसून से
किस राज्य की तट पर अधिक वर्षा होती है भारत में? तो तमिलनाडु के तट पर जो है लौटती मानसून से अधिक वर्षा होती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इससे भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। ठीक है, लगभग 74% वर्षा होती है। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है भारत में? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और लौटती मानसून से किस राज्य के तट पर वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तट पर होती है। जब मानसून भारत में इंटर करती है तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपके पहुंच जाती है असम की तरफ। नेक्स्ट है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, फिर असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। टोटल 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे अधिक जो लंबाई है, सीमा की सबसे अधिक लंबाई वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। इसका पहले आपको हम बताए थे कि म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार के बारे में कौन कौन राज्यों की सीमा लगती है? तो सबसे पहले ऊपर में कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, और उसका नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे आपकी मिज़ोरम। 4 राज्यों की सीमा लगती है आपकी किससे? म्यांमार से। और 5 राज्यों की सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भूटान से भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है भूटान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1914 में किया गया था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि लघु हिमालय के अंतर्गत शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी ये सारे क्षेत्र आपके आते हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि शिवालिक के अंतर्गत हरिद्वार, देहरादून ये शहर आपके शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल जो बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारमा गोवा वो किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। और मंगलुरु किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। और नानवा सोबा ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो आपके 75-16 किलोमीटर है। तो इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? कल भी बताएं हम आपको इसके बारे में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1965 में की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई है? सीआरपीएफ इसकी स्थापना कब की गई है? 1939 में। ठीक है, और आईटीबीपी की स्थापना इसकी कब की गई है? आईटीबीपी इसकी स्थापना की गई है 1962 में। ठीक है, 1962 में। और एसपीजी की स्थापना कब की गई है? 1988 में एसपीजी की स्थापना की गई है। और एनएसजी की स्थापना कब की गई है?
1984 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है टांसले ने किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो तारापुर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारापुर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। साथ में आपको याद रखना है कि रावत भाटा, जो रावत भाटा है ये किस राज्य में है? तो ये आपके राजस्थान में है। और नरौरा ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद है काकरा पारा, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। काकरा पारा जो है गुजरात राज्य में है, और कैगा आपके कर्नाटक में है, और कलपक्कम जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, ये सारे रिएक्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये परमाणु रिएक्टर सब हैं। नेक्स्ट है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है? तो 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की जाती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1989 में की जाती है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये दोनों याद रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। कहाँ? रोम में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक लेखक कौन है? ये जो इस पुस्तक है राजनीति की रपटीली राहें, इसके राइटर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा यह बुक लिखा गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो चावल आपके 3 रुपये निर्धारित किया गया है, गेहूं 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और कब की गई थी? 1952 में, ठीक है, 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है? तो 1951 से 1956 तक चलता है, ठीक है, 1956 तक। इतना आप लोगों को याद रखना है।
और साथ में ये आपको याद रखना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आपके हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। फिर से बोलते हैं हेरोड, यहाँ लिख ही देते हैं आपको हम, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक दृष्टि से जो है विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि जो है आपके पहला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सेवा और इधर कृषि, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। अब वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू हैं। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला अनुसूची में केंद्र और राज्यों की बात की गई है, दूसरा वेतन और तीसरा आपके शपथ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां अनुसूची दल बदल है, 11वां पंचायती राज है और 12वां नगर निगम है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीक़ों से समाप्त किया जा सकता है, तो भारतीय नागरिकता को जो है 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो 5 तरीके से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है और 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि प्राप्त करने का तरीका है जन्म से, वंशानुगत, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीयकरण और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी क्षेत्र को मिला लेने के कारण जो है भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। तो कितने हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 86 संविधान संशोधन के तहत, और ये कब होता है, 2002 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा बस्तियों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 49 में वर्णित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 49 क्या है, तो डीपीएसपी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः कौन से नंबर के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति बोल रहा ना, हाँ, पहले राष्ट्रपति ये 14वें नंबर के हैं और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं। तो आपको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री 15वें नंबर के और जो आपके राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है, तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं, 11 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 11 राज्य हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है,
तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। जबकि तो संघ का हो गया। अगर पूछेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग बोलेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, और राज्य लोक सेवा आयोग बोलेगा तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों का मिलान गलत है, ठीक है। आपको गलत वाला मिलान को ढूंढना है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये तो सही है। अशोक मेहता समिति 1977, ये भी सही है। GBK राव समिति 1985, ये भी सही है। LM सिंघवी समिति, ये आपकी गलत है। LM सिंघवी समिति जो है 1986 में आता है। कब आता है? 1986 में। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो शिक्षा है वो किस सूची का या किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, और राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 52 विषय शामिल है। इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस। और भारत का क्या है? हॉकी है, ठीक है, भारत का हॉकी है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ठीक है, भूटान का तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत जो है ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता था। और किस खेल में जीता था? तो हॉकी में। किस खेल में? हॉकी में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 119 नागरिकों को। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, और 10 को पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण 7 को, और 10 को पद्म भूषण, ठीक है, 10 को पद्म भूषण, और 102 को पद्म श्री, ठीक है, लिख लीजिएगा 102 को पद्म श्री। और भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है किसी को नहीं दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर जो है कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को क्या बोला जाता है? तो नेक्रासिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेक्रासिस। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? XY, ठीक है, XY। महिला में सिर्फ XX होता है और पुरुष में XY होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन जो आपके ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। जबकि नाइट्रिक अम्ल जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु
स्तनपायी नहीं है। इसमें से जो 4 का ऑप्शन दिया गया है, कौन इसमें से स्तनपायी नहीं है? तो चूहा स्तनपायी है, चमगादड़ भी है, जबकि शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। शार्क जो है मत्स्य वर्ग का है, ठीक है, मतलब मछली है शार्क। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में जो है 4 निलय होते हैं। कितने? 4 निलय होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असमान घटक है? मानव मूत्र का जो है एक असमान घटक है, तो एल्बुमिन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर होता है। कौन होता है? लीवर, यकृत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लीवर का वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है। नेक्स्ट है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 भी लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होती है? तो टोटल खर्च जो शक्ति होती है वो आपके 15,000 वाट होती है। कितनी होती है? 15,000 वाट। पावर बराबर V² और R। तो इसे आप लोग 150 गुने 150 और R कितना दिया गया है? R आपका है 1.5, ठीक है। तो आपके यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिएगा और यहाँ पर 10, इसे काट लीजिएगा तो आपके 15,000 वाट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? असंजक बल इसका कारण है, ठीक है, असंजक बल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि तुल्यकारी जो उपग्रह होते हैं ये आपके करीब 35-36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होते हैं और इनकी परिक्रमण की काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होते हैं, मतलब 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो आवर्त काल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर आपकी गुरुत्वाकर्षण नहीं है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो जो आपके एक्स किरणें हैं वे किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब 2 वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। आप नाई की दुकान में ये चीज़ को देख लीजिएगा, दोनों साइड आपके मिरर लगा रहता है और बीच में व्यक्ति बैठता है, तो उसे अनंत तक दिखाई देता है अपना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्णधता रोग जो है एक ये आनुवांशिक रोग है और अनुवांशिक रोग है। इसे आप दूर नहीं कर सकते हैं कोई भी उपाय से, ना तो अवतल लेंस के माध्यम से, ना तो उत्तल लेंस के माध्यम से, ना बाइफोकल लेंस के माध्यम से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उनको वर्णधता रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? कौन जो आपके निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो जो आर्गन है आपके निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो जो हरा रंग है वो बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है। हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई पड़ता है, जबकि अस्ट्रासियम इसके कारण जो है लाल रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कॉपर के कारण जो है, कॉपर के कारण नीला रंग, और एल्युमिनियम के कारण सिल्वर रंग, ठीक है, एल्युमिनियम के कारण सिल्वर रंग आपके दिखाई पड़ता है। ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण, और अस्ट्रासियम के कारण जो है आपके लाल रंग, और
कॉपर के कारण नीला रंग और एल्युमिनियम के कारण सिल्वर रंग। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है, किसे विलयन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को। ठीक है, समांगी मिश्रण को। जिन्हें पीडीएफ लेना है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ को दे दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम को जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? कौन जो आपके वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन। ठीक है, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। फिर से बोल देते हैं, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आरपीसी गुप्ता। कौन है? आरपीसी गुप्ता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो केरल राज्य। कौन राज्य? केरल राज्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? पहली आपकी ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? भवानी देवी उनका नाम है। ठीक है, भवानी देवी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भवानी देवी किस राज्य की हैं? तो तमिलनाडु राज्य की हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जो है अब चेहरा ढकने पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेहरा ढकने वाला में जो कैटेगरी है इसमें श्रीलंका भी आ गया है। श्रीलंका भी जो है बैन कर दिया है जो भी चेहरा ढकने का प्रथा था उसे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में डास्टिलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो किन 2 देशों के मध्य हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के रानी खेत एक स्थान है, वहाँ पर हुआ है। उत्तराखंड के रानी खेत स्थान में हुआ है। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है सहतूत बांध अफ़गानिस्तान में बनाया जाएगा। सहतूत बांध को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है आपका है लालंदर। क्या नाम है? लालंदर। ठीक है, लालंदर के नाम से भी जानते हैं सहतूत बांध को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सहतूत बांध आपके अफ़गानिस्तान में बन रहा है और कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। ठीक है, और इससे आपके बिजली, पीने का पानी, कृषि का पानी आदि का व्यवस्था भी हो जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है कि 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो बिट्टू को। किसे चुना गया? बिट्टू को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? केरल राज्य में किया है। और केरल के कहाँ पर किया है? तो केरल के कोचिंग में। ठीक है, याद रखिए केरल के कोचिंग में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर
सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। ठीक है, दूसरा नंबर किसका है? रसिया का है, तीसरा चाइना का है और भारत का चौथा है। ठीक है, पहला किसका है? अमेरिका का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की गई है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ एक MOU की मंजूरी प्रदान की गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MOU को बोलते हैं एक तरीके से सहमति पत्र है। ठीक है, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? वोकल फॉर लोकल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां जो आपके सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है 2021 का? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो कब की गई? 16 जनवरी 2021 को। ठीक है, 16 जनवरी 2021 को, इसे याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेज़बानी करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2020 का जो बैठक था उसे रद्द कर दिया गया था कोरोना के कारण। नेक्स्ट है कि ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्रीय ई ज्ञान मित्र ऐप जो है किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं कि ई ज्ञान मित्र ऐप जो है किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है जारी किया गया है? तो जारी किया गया है दादर नागर हवेली और दमन और दीव के द्वारा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 10वां स्थान रहा है। ठीक है, भारत का 10वां स्थान रहा है। 1, 2 और 3, ये 3 स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार जो है भारत में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 और 100 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो इसका योग होता है 732। कितना होता है? 732। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 96 प्रश्न को डिस्कस किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।